नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल परीक्षा पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज का काम है इंटरनेशनल जीके सीरीज का पार्ट थर्ड, जिसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ने जा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण मुद्दे बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। जैसे कि लोकतंत्र सूचकांक 2020, इंस्पिरेशन 4 मिशन, लालंदर शहतूत बांध, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021, चीन में 3 बच्चों की अनुमति। ये पांचों के पांचों टॉपिक एसआई और पटवार दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पता है एसआई और पटवार दोनों की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। बात करते हैं लोकतंत्र सूचकांक 2020 या इसको कह सकते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। इसका शीर्षक दिया गया है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ और इसको जारी करने वाली एजेंसी का नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करती है। इसमें शीर्ष स्थान मिला है नॉर्वे को 9.181 अंक के साथ और भारत का स्थान है 53वां। इसमें टोटल देश जो सम्मिलित हुए हैं वो हैं 167 यानी 167। अब हैं इसकी वर्गीकृत श्रेणियां जिसमें से प्रश्न आने की बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे कि सबसे पहले दे रखा है पूर्ण लोकतंत्र, जिसमें 23 देश सम्मिलित है। तो बात करते हैं पूर्ण लोकतंत्र की, यानी कि पूर्ण लोकतंत्र का मतलब क्या है। वह लोकतंत्र जिसमें नागरिकों को स्वतंत्रता, मौलिक स्वतंत्रता, राजनीतिक और संस्कृति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि न्यायपालिका पर किसी प्रकार का राजकीय दबाव नहीं हो, राजनीतिक दबाव नहीं हो, सरकार अपना काम अच्छे से करे। और उससे भी ज्यादा जरूरी मीडिया की स्वतंत्रता, क्योंकि अधिकतर देशों में मीडिया को दबाया जाता है, जिसमें 23 देश सम्मिलित हैं। पूर्ण लोकतंत्र के अंदर कौन से देश आ रहे हैं? 23 देश। अगला आता है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र। इसका मतलब क्या है? त्रुटिपूर्ण मतलब कुछ ना कुछ तो वहां पर गड़बड़ी है लेकिन फिर भी चल रहा है, जिसमें 52 देश सम्मिलित हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र का मतलब जहां चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तो होते हैं, लेकिन परेशानी क्या होती है कि मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है, मीडिया को पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलती। अविकसित राजनीतिक संस्कृति होती है, यानी यहाँ की जो राजनीति है वो पूरी तरह से विकसित नहीं है, जैसे कि अमेरिका वगैरह जहां पर है। राजनीति में भागीदारी का निम्न स्तर, हर कोई राजनीति में भाग नहीं लेना चाहता, वह राजनीति से दूर भाग रहा है। वह शासन के कामकाज के मुद्दे, यानी कि जिस तरह से प्रशासन और शासन काम कर रहे हैं उनके काम में कुछ न कुछ तो त्रुटियां रह ही जाती है, वह है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, जिसमें 52 देश सम्मिलित है। तीसरा नंबर पर है हाइब्रिड शासन। हाइब्रिड का मतलब है मिला जुला शासन, यानी पूर्ण भी है, त्रुटिपूर्ण भी है और कुछ न कुछ वहां पे थोड़ी और ज्यादा गड़बड़ियां हैं। तो वह है 35 देश। किसमें कितने सम्मिलित है? 35 देश सम्मिलित है। अब इसका मतलब क्या है हाइब्रिड शासन का मतलब? यानी जहां पे चुनाव के अंदर धोखाधड़ी नियमित रूप से हो रही है। निष्पक्ष और स्वतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र लोकतंत्र होने से रोकना, यानी कि निष्पक्ष और स्वतंत्र लोकतंत्र तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, उसको रोका जाता है। भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, हर विभाग में, हर शासन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उत्पीड़न किया जा रहा है, लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है और मीडिया पर अत्यधिक दबाव, मीडिया की स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये कहें या और बुरा शासन कहें, वो है सत्तावादी शासन। सत्तावादी का ये मतलब होता है एरिस्टोक्रेसी या तानाशाही। ये शासन के इसमें कितने देश सम्मिलित है? 57। ये बहुत दयनीय बात है कि किसी विश्व के अंदर 57 देश सत्तावादी शासन के अंदर जुड़े हुए हैं, सत्तावादी शासन के अंतर्गत आते हैं। अब सत्तावादी शासन है क्या? इसका मतलब है राजनीतिक तो लुप्त हो गई है या फिर बहुत ज्यादा सीमित है, मतलब राजनीति हो ही नहीं पाती वहां पे। अगला है तानाशाही राज, जैसे कि उत्तर कोरिया मान लो, वो सत्तावादी शासन का हिस्सा है। तानाशाही एक तरह से किम जोंग उन क्या है? तानाशाह है। नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, इसका भी अच्छा उदाहरण उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया में तो ये मान लीजिए कि बाल कटाने पर भी रोक है, कि हर चाहे जैसे मन के बाल नहीं कटा सकते। और चुनाव होता है तो कैसा होता है? निष्पक्ष और स्वतंत्र। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी चुनाव ऐसा नहीं होता जिसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। यहाँ की भी मीडिया पूरी तरीके से पेड होती है, यानी कि आपको जो भी मीडिया के थ्रू देखने को मिलेगा वह सब क्या मिलेगा? अच्छा ही, बुरा कुछ नहीं बता सकते। स्वतंत्र न्यायपालिका भी नहीं है, यानी न्यायपालिका भी अपना काम नहीं कर सकती स्वतंत्र रूप से, उसको भी परमिशन लेनी पड़ेगी तानाशाह से।
ठीक है, ये है वर्गीकृत श्रेणियां जिनके अंतर्गत लोकतंत्र सूचकांक जारी होता है। इसलिए इसका शीर्षक भी यही है, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, यानी लोकतंत्र बीमारू और अस्वास्थ्य, स्वास्थ्य भर नहीं है, अस्वस्थ है। इसमें भारत की स्थिति क्या है, 53वां स्थान है 6.61 अंक के साथ, और त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, यानी कि दूसरे नंबर का, जहां पर क्या हो, अविकसित राजनीति हो, या राजनीति में लोगों का भागीदार कम होना, शासन के कामकाज के मुद्दे होना, अलग अलग परेशानियां होना, मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लंघन होना, यह है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र। इसके अंतर्गत आता है भारत। 2019 में 51वां स्थान था, यानी कि हम मतलब क्या हो गए, 2 कदम और आगे बढ़ गए। क्या किया हमने, 2 कदम और आगे बढ़ गए। 2014 में हम 27वें स्थान पे थे, यानी काफी ठीक थे। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तब फिर भी ठीक थे, लेकिन अब 53वें स्थान पे पहुंच चुके हैं। और अंतिम स्थान आता है उत्तर कोरिया का, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पर सत्तावादी शासन चलता है, तानाशाही शासन, 167वां स्थान, जो कि 1.08 अंक के साथ है। ये देखिए उत्तर कोरिया। मैप वर्क भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार मैप वर्क से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये देखिए भारत यहां पर दिख रहा होगा आपको ऊपर की तरफ सबसे, वर्ल्ड मैप में भारत के ऊपर चाइना के बिल्कुल जुड़ता जुड़ता है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के नीचे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, और इसमें है नॉर्थ कोरिया के बारे में। अब नॉर्थ कोरिया की स्थिति भी जान लीजिए। नॉर्थ कोरिया के नीचे की तरफ है ईस्ट चाइना सी, यानी पूर्वी चीनी समुद्र, और इधर है सी ऑफ जापान, यानी जापान का समुद्र या पूर्वी समुद्र, और ये जापान द्वीपीय राष्ट्र, और इसके जस्ट पास में पैसिफिक ओशियन। ये है जो कि सत्तावादी शासन के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं इंस्पिरेशन 4 मिशन की। छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेस एक्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी है, स्पेस एक्स और एलन मस्क, अभी 2 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं इन दोनों के बारे में कि स्पेस एक्स रोज नए नए काम करता जा रहा है, नए नए इनोवेशन करता जा रहा है, नवाचार की श्रेणी में आ रहा है, और एलन मस्क वो हैं जो इस स्पेस एक्स के मालिक हैं, और ये अभी बहुत चर्चित हैं। इन्होंने इंस्पिरेशन 4 का मतलब क्या, इंस्पिरेशन का मतलब क्या, यानी लोगों को प्रेरित करना, इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत क्या है, नाम लिखा हुआ है ऑल कमर्शियल एस्ट्रोनॉट क्रू। कमर्शियल का मतलब क्या, कमर्शियल का मतलब है आम आदमी रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष की सैर कर सकता है, अंतरिक्ष में घूम सकता है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन 4 इसलिए है। यहां पर देखिए ये इंस्पिरेशन 4 का लोगो है जो स्पेस एक्स ने जारी किया है, और ये कब भेजेगा, 2021 के अंत तक। इसमें जाने वाले जो सभी लोग होंगे वो सब कैसे होंगे, आम नागरिक होंगे या आम आदमी हो सकता है। ठीक है, ये है इंस्पिरेशन 4 मिशन। अगला आता है लालंदर शहतूत बांध। एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है ये, लालंदर शहतूत बांध। भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ जिसके तहत बांध का निर्माण हो रहा है। अब ये समझौते के बारे में अगर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दें तो यहाँ पे नीचे फोटो में देखिए, ये हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, यहाँ पर है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी। बांध के बारे में क्या है कि ये जो बांध है जो कि भारत और अफगानिस्तान के एक समझौते के साथ हो रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इधर कहीं भारत आता है, उसके ऊपर पाकिस्तान, और ये देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की तीनों जगह बहुत महत्वपूर्ण है, हेरात, काबुल, कंधार। कंधार इसलिए कि IC-814 जो हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था वो, काबुल इसलिए कि वो इसकी राजधानी है जहां पर ये बांध बनने जा रहा है, जो कि पूरे काबुल शहर की पेयजल की जरूरतों को, सिंचाई और जल निकासी के काम आएगा, उन सबकी जरूरतों को पूरा करेगा। और हेरात इसलिए कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ जो पहला बांध बनाया था वो नाम था अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, यानी मैत्री बांध, जो कि 2016 में, जिसका दूसरा नाम सलमा बांध भी है, ये हेरात में बना था। हेरात यहाँ पे अफगानिस्तान में, काबुल के इस साइड में हेरात, यहाँ पर बना था पूर्व मैत्री बांध, जो 2016 में भारत का अफगानिस्तान के साथ बनाया गया पहला बांध था। और अब बनने जा रहा है कौन सा, लालंदर शहतूत बांध।
अगला आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। ये एक ऐसा प्राइज है जो कि लगभग हर साल पूछा जाने वाला सवाल है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंतर्गत आता क्या है? ये एक ऐसा पुरस्कार है जो हर वर्ष दिया जाता है। 50,000 पाउंड की राशि है इसके अंतर्गत, और किसी भी भाषा के काल्पनिक उपन्यास, यानी कि अपने मन से कोई भी उपन्यास लिख दिया जाए और उसका अनुवाद अंग्रेजी में हो, और उसका प्रकाशन कहाँ हो? ब्रिटेन या आयरलैंड। कहाँ प्रकाशन हो? ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशन हुआ हो, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं, और अंग्रेजी में अनुवाद होना जरूरी है। ये तभी आपको दिया जाता है, और उसमें चयन होने के बाद तो 2021 का पुरस्कार दिया था डेविड डियोप को। किसको दिया? डेविड डियोप। यहां पर देखिए, ये हैं डेविड डियोप। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एक रात में पूरा खून काला हो गया, ऑल ब्लड इज ब्लैक। डेविड डियोप ने लिखी थी। ये फ्रांस के एक लेखक है। इन्होंने ये जो बुक लिखी, वो बुक भी फ्रेंच भाषा के अंदर लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? फ्रेंच भाषा में। और ये है अन्ना मॉस्कोविस। ये जो नाम है अन्ना मॉस्कोवाकिस, ये हैं वो लेडी जिन्होंने इस फ्रेंच भाषा की बुक को अनुवाद किया है अंग्रेजी में। तो इन दोनों को ही 50,000 पाउंड की राशि एक दूसरे के साथ बांटी गई है, इन दोनों के साथ दी गई, बराबर बांटी गई इन दोनों में। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिल रहा है? डेविड डियोप को, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इनकी पुस्तक के लिए। अगला आता है चीन में 3 बच्चों की अनुमति। ये एक इंपॉर्टेंट बात भी है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, और 3 बच्चों की अनुमति देने का कारण क्या था कि देश की जो चीन की जनसंख्या है, वहां की औसत आयु में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, जिसकी वजह से 2 बच्चों की जन्म की जो नीति बनाई थी 2016 में, उस नीति को वापस ढील दी गई है, और ये बोला गया है कि 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। जबकि 2016 में क्या कहा था कि आप सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग ने की अध्यक्षता वाली एक पोलिंग ब्यूरो था, उसके द्वारा मंजूरी मिली है। अब पूर्व बच्चों की नीति के दुष्प्रभाव क्या हुआ? जो पहली की नीति थी जिसमें 2 बच्चे की बात करी थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ? वर्क फोर्स। सबसे पहली बात आती है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स यानी कि काम करने वाला बल, कार्यबल, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या में ही गिरावट हो गया। क्योंकि जब जवान, या ये मैं कहूं कि जो काम करने लायक लोग हैं, अगर उनकी कमी हो जाएगी तो बुजुर्ग लोग ज्यादा होंगे, तो बुजुर्ग लोग ज्यादा होंगे तो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी उम्र के तकाजे से। तो बुजुर्ग लोग ज्यादा हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ? 2019 में प्रसव दर, यानी कि पैदा होने की जो दर थी, 60 वर्ष में सबसे कम थी। यानी 6 दशक में 2019 के अंदर देखा गया कि पिछले 60 सालों में बहुत कम प्रसव दर है, यानी बच्चे बहुत कम पैदा हुए। और जो 15 से 59 वर्ष की, यानी जो कि मैंने अभी बोला, जो काम करने वाले लोग हैं, 15 साल से लेके 59 साल तक के लोगों की जनसंख्या की कमी हो गई वहां पे। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो चीन है वो एक तरह से बुजुर्ग देश बन गया। वहां पे सब कैसे लोग हो गए? बुजुर्ग लोग ज्यादा हो गए। दुनिया में सबसे ज्यादा जवान लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे ज्यादा जवान लोग भारत में हैं। अब इसके राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो, जो चीन का राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो है, उसने कहा कि आबादी पिछले 10 वर्षों में, कितने वर्षों में? पिछले 10 वर्षों में, यानी कि 2010 से 2020 तक में 7.2 से बढ़कर 141 करोड़ पहुंच गई। यानी पिछले 10 वर्षों में 7.5 करोड़ की प्रगति हुई है। यानी जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 5.30% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 5.30% की वृद्धि। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में कि जो तथ्य है वो ये कहता है कि 1979 में या 1979 में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी चीन की, तो उसको धीमे करने के लिए एक नीति अपनाई गई जिसका था, मोटो ये था कि एक ही बच्चा आप पैदा कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फिर जब पता चला कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई है, तो 2016 में बोला कि अब आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो नीति अपनाई गई, इस नीति के अंतर्गत हुआ क्या? वहां के ही लोगों में कार्य शक्ति का कम होना,
चीन के लोगों में क्या हो गया, कार्य शक्ति कम हो गई, बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा हो गए। तो ये 1989, 1980, 1979, 2016 और अब जाके नई नीति आई है जिसमें 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। वहां पर ये कानून है कि जब 2016 में यह कानून आया था कि 2 बच्चे से ज्यादा अगर किसी के हैं तो उसको किसी भी सरकारी और निजी संस्था में काम करने के लिए नहीं मिलेगा। ये हैं राष्ट्रपति वहां के शी जिनपिंग। और इधर देख रहे हैं आप, ये है चीन का कार्यबल। वाह, अति उत्तम। Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel for more updates. Share this video with your friends and families. और अब है तैयारी जीत की। ऐसा एक एग्जाम आ चुका है, पटवारी का एग्जाम आ चुका है, तो आप इसके लिए जुट जाएं। अब नहीं तो कभी नहीं।